हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है इस चैप्टर में। ये है लेसन नंबर 3, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ये आपके 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का थर्ड चैप्टर है, ऑफकोर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और इस चैप्टर का एक वन शॉट पूरा थ्योरी का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया हुआ है और वो प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है। आपको जस्ट वो प्लेलिस्ट पे जाना है और उस वीडियो को देखना है। मैंने पूरे 16 चैप्टर्स कवर किए हुए हैं 32 आवर्स में, यानी कि किसी चैप्टर के लिए मैंने 1.5 घंटा लगाया, किसी चैप्टर के लिए 2.5 घंटा, किसी चैप्टर के लिए 2 घंटा। सो ऑन एन एवरेज 2 घंटे में हर चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। तो 32 आवर्स मतलब यानी कि अगर समझिए आप रोज का 4 घंटा भी अगर डेडिकेट करते हैं पढ़ाई के लिए, फिजिक्स के लिए, रोज का 4 घंटा, तो आपका 8 दिन के अंदर पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, पूरा 16 चैप्टर्स। तो आप लोग जो वन शॉट वीडियोस हैं 12th स्टैंडर्ड के, वो देख लीजिए ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूं कि जैसे आप यूट्यूब पर आते हैं तो आप लोग प्रोफेसर ऑफ साइंस टाइप करके इस चैनल पे आके यहाँ पर ये जो टैब्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें प्लेलिस्ट पे क्लिक किया कीजिए। और जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट यहाँ पे आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो ये टेक्स्ट एक्सरसाइजेज वाला जो फोल्डर है, इसके अंदर आपको हमारे न्यूमेरिकल वीडियोस मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल वीडियोस। और ये वाला एक और प्लेलिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। तो इसमें आपको पूरे के पूरे जो हमने कवर किए हैं पूरे 16 चैप्टर्स, समझ लीजिए कि हम लोग ने 16 दिन में पूरे चैप्टर्स बनाए हुए हैं, लेकिन आपको पढ़ने के लिए इसको सिर्फ 8 दिन लगेगा ये सारे चैप्टर्स को। तो फटाफट आप इस चीज को देख लीजिए ताकि पूरा 11th कह रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड का आपका जो फिजिक्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, वो क्लियर हो जाए। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियोस एंड ऑल वो सब भी मैंने बना रखे हैं। लॉग बुक कैसे यूज करना है उसकी भी प्लेलिस्ट है। तो आप लोग कभी भी किसी भी चैनल पे जाते हो ना, तो पहले प्लेलिस्ट चेक किया करो, बिकॉज प्लेलिस्ट में हम लोग चीजें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ठीक है। और बाकी क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपके पूरे प्रैक्टिकल्स भी हैं। आपने जो रेजोनेंस ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा या जो भी एक्सपेरिमेंट्स आपने किए होंगे, सारे एक्सपेरिमेंट्स इसके अंदर हैं। आपका गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट था, केल्विन मेथड, व्हीटस्टन्स मीटर ब्रिज, वो सारी चीजें इसके अंदर हम लोगों ने करके रखी हुई हैं, मतलब पूरा बना के रखा हुआ है। एनीवे, तो आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट अभी फिलहाल तो 2 प्लेलिस्ट हैं। एक है 12th फिजिक्स इन 16 डेज महाराष्ट्र बोर्ड्स, तो ये 16 डेज में मैंने बनाया है, तो इसीलिए ये 16 डेज का मैंने इसका नाम रखा है, लेकिन आपको सिर्फ 8 दिन में इसको खत्म करना है। और दूसरी है ये वाली प्लेलिस्ट जिसके अंदर आपको पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स कवर करना है। ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स अभी भी चल ही रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं जो है थर्ड चैप्टर जो है बनाने जा रहा हूं और वो मैं इसी के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, हम लोग वक्त जो है और बर्बाद नहीं करते, बिकॉज आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल करीब आ चुके हैं और मुश्किल से आपके पास बचे हैं 30, 35 या 40 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं। वैसे उतने डेज भी नहीं है एक्चुअल में, देखा जाए तो 30 के आसपास ही डेज हैं। तो केटीजी हम लोग ऑलरेडी थियरी देख चुके हैं, तो प्लीज़ वो थियरी वाला वन शॉट देख लीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने थियरी वाला पार्ट नहीं भी देखा है तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिख दूंगा, और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपको थियरी वाला अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना, तो आप मतलब ये समझ जाओगे, यानी कि आपको ये समझने के लिए थियरी वाला मतलब वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम्स का पार्ट समझने के लिए। बस मैं इतना आपको कहना चाह रहा हूँ। तो सभी लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट पर। सो यहाँ न्यूमेरिकल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं देख लेते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल, ओके, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसे देख सकें। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दिया मैंने। ये आ गया आपका 11th क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या बोला हुआ है, सवाल क्या पूछा हुआ है। सवाल पूछा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। तो इनको रेशियो चाहिए मीन स्क्वायर स्पीड का। तो मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मैं यहां पर बस खाली चैप्टर का नाम लिख दे रहा हूं। सो KTGR इस चैप्टर का एक्चुअल नाम है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अब यहां पर हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे हैं। न्यूमेरिकल का नंबर क्या है, न्यूमेरिकल नंबर है 11। सो यहां पे मैं 11 लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सो डेटा जो गिवन है पहले वो मैं लिख देता हूं कि क्या डेटा गिवन है। सो इसमें सिर्फ टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, है ना। तो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, तो एक टेम्परेचर है T1 30 केल्विन और दूसरा टेम्परेचर है T2 जो कि है 120 केल्विन। इन लोग बोल रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड्स। तो मीन स्क्वायर स्पीड अपन कैसे लिखते हैं मालूम है, वी स्क्वायर मीन। मीन के लिए अपन ऐसा बाहर लगाते हैं, मीन मतलब एवरेज, वी स्क्वायर मीन, समझ गए।
तो वी स्क्वायर मीन। तो यहां पर उसी को मीन स्क्वायर स्पीड भी कहा जाता है। तो यहां पे अपन लिख देंगे v1 और नीचे लिख देंगे v2। सो v2 स्क्वायर मीन और v1 स्क्वायर मीन का उनको रेशियो चाहिए। अरे भाई देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बोला है ना कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मीन स्क्वायर स्पीड्स। तो मीन स्क्वायर स्पीड्स का रेशियो चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है। सो मीन स्क्वायर स्पीड का जो फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूं। सो मीन स्क्वायर स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है 3RT अपॉन एम नॉट। क्या है? 3RT अपॉन एम नॉट। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, 3RT अपॉन एम नॉट। तो चलिए अब इसका हम लोग सोल्यूशन फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे, बहुत गौर से देखेंगे चीजों को। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं v1 स्क्वायर मीन अपॉन v2 स्क्वायर मीन इज इक्वल्स टू, यहां पे ऊपर आ जाएगा 3RT1 बाई एम नॉट अपॉन 3RT2 बाई एम नॉट। इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, गैस एक ही है क्या? यस, कुछ बोला नहीं है, मतलब एक ही गैस ली गई। तो एक ही गैस दो अलग अलग टेम्परेचर पे ली गई है, कुछ और नहीं बोला। इसका मतलब गैस एक ही है। तो गैस एक ही है, इसका मतलब क्या? उसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो एम नॉट कैंसिल हो गया। अब ये जो 3R है ये कांस्टेंट है, ये 3R भी कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास बच क्या रहा है? अपने पास बच रहा है T1 बाई T2, ठीक है, T1 बाई T2। सो देयरफॉर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? v1 स्क्वायर मीन अपॉन v2 स्क्वायर मीन इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, और T1 की वैल्यू 30 दी गई है और T2 की वैल्यू 120 दी गई है। तो आप देख सकते हैं कैंसिल करके 3 4 12, यानी कि 1/4 आने वाला है। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया v1 स्क्वायर मीन अपॉन v2 स्क्वायर मीन इज इक्वल्स टू 1/4। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस सोल्यूशन। सो यहाँ पे हमारे सोल्यूशन आ चुका है, दैट्स इट। सो आई होप कि ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम आप सभी के भेजे में घुसा होगा। एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। सो 12 वाले क्वेश्चन पे सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि दो वेसल्स हैं, दो बर्तन हैं। बर्तन समझते हो ना, वेसल। तो दो बीकर्स है लेट्स से, या दो सिलेंडर है। तो बेसिकली दो जो सिलेंडर है या दो बर्तन है उसमें ए और बी नाम है और दोनों में सेम गैस भरी है। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में कुछ दिया है। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। ए वाले वेसल का जो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, वो डबल है, इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। तो वेसल बी में जो भी है ना उसका सब कुछ डबल है ए में। बी में जो कुछ भी है उसका डबल ए में है, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन वेसल ए टू दैट इन वेसल बी। तो रेशियो ऑफ ये चाहिए, मॉलिक्यूल्स चाहिए। चलिए आइए, तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट इज द गिवन डेटा। सो डेटा जो है उस पर ध्यान देंगे सभी लोग। सो डेटा ये है कि वॉल्यूम ऑफ वेसल ए इज ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ वेसल बी। वैसे ही टेम्परेचर ऑफ वेसल ए इज ट्वाइस टेम्परेचर ऑफ वेसल बी। वैसे ही आपका वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। आप प्रेशर की बात करें, सो प्रेशर ऑफ ए इज ट्वाइस द प्रेशर ऑफ बी। इस तरीके से सारी चीजें दी गई हैं। अब इन लोगों ने टू फाइंड में क्या बोला, मतलब क्या ढूंढने के लिए बोला है। सो ढूंढने के लिए आपको एकदम सिंपल सी बात बोली है, और वो ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेसल ए टू द मॉलिक्यूल्स इन वेसल बी। इसका रेशियो इनको चाहिए। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, जिसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, क्या चीज़ है ये, कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसको क्या कहते हैं, पीवी को एनआरटी को क्या कहते हैं। इसी कुछ ना कुछ नाम है, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखते वक्त हमेशा याद रखना कि आप लोग को लिखना है कि किस टाइम पे सवाल पूछा गया है। अरे आप लोग को वहां पे टाइम स्टैंपिंग करनी है, यानी कि बताना है कि सर आपने 10 मिनट और 22 सेकंड पर ये सवाल पूछा था, उसका ये जवाब है, ठीक है। चलिए, तो ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाता है पीवी इज इक्वल्स टू कैपिटल एन के बी और टी, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है। सो पीवी इक्वल्स टू एन के बी टी। ये याद रहेगा आप सभी को कि नहीं याद रहेगा? इट इज डैम इजी। सो बेसिकली पीवी इज इक्वल्स टू एन के बी टी, ये सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा जो है ये फॉर्मूला है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके रेशियो निकालने में, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सोल्यूशन क्या होगा, हमको एन निकालना है ना। तो एन इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, पीवी बाई के बी टी। क्या बन जाएगा, पीवी बाई के बी टी। आई होप के सभी के भेजे में बातें घुस रही हैं। सो ये आ जाएगा आपका पीवी बाई के बी टी। अब हमको क्योंकि दो चीजें कंपेयर करना है, रेशियो निकालना है, तो एक बार वेसल ए का लिखेंगे, एक बार वेसल बी का लिखेंगे। तो यहां पे आ जाएगा एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल्स टू, सो एन ए के लिए वापस से यही चीज लिखेंगे, पी ए वी ए अपॉन के बी
टी। अच्छा, ये केबी का क्या मतलब है? केबी कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए कि भैया केबी है क्या, तो मैं यहाँ से बी हटा दे रहा हूँ। इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक्चुअली, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो मैं सिर्फ के उसको लिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो केबी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट केबी है। बट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। सो पी ए वी ए अपॉन टी ए डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाला बी है ना, सो पी बी वी बी के इज अ कॉन्स्टेंट एंड यहाँ पे आ जाएगा टी बी। समझ गए? तो अब यहाँ पे जो चीजें वो कैंसिल हो जाएंगी, कौन कौन सी जो सेम सेम चीजें वो कैंसिल हो जाएंगी। तो अभी फिलहाल तो के कैंसिल होगा, खाली क्या कैंसिल होगा? सिर्फ के कैंसिल होगा। सो यहाँ से के कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे पी ए वी ए टी ए की जगह पे मैं कुछ डालने वाला हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है ये सब, तो ये जो लिखा हुआ है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। सो ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो इधर देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पी ए की जगह पे आ जाएगा ट्वाइस पी बी, फिर यहाँ आ जाएगा ट्वाइस वी बी, फिर यहाँ आ जाएगा ट्वाइस सॉरी टी बी, फिर नीचे पी बी वी बी अपॉन टी बी। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो एक टू तो कैंसिल कर दीजिए, है कि नहीं। फिर पी बी को पी बी के साथ, वी बी को वी बी के साथ, टी बी को टी बी के साथ कैंसिल कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ टू बचा हुआ है, ऊपर टू बच रहा है और नीचे वन बच रहा है। सो कहने का मतलब ये कि आपका आंसर फाइनली ये हो जाएगा कि एन ए बाई एन बी इज नथिंग बट 2:1 या 2/1। दैट्स इट। सो दैट वाज अ फैंटास्टिक प्रॉब्लम which was based on what? So I hope कि अभी तक मैक्सिमम लोगों ने जवाब दे दिया होगा। So this was the equation called as the ideal gas equation, ठीक है। So इसको बोलते हैं ideal gas equation। अच्छा, अगर आप लोगों ने ये जवाब सही से दे दिया तो मुझे आप लोग ये भी बता दीजिए कि ये जो आपका R है, R का फॉर्मूला क्या है। So what is the formula for R? ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये किस किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। सो 12th क्वेश्चन हो गया, 2:1 हमारा आंसर आ गया। सो 2:1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ चुके हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 13। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 क्वेश्चन में क्या दिया उसको ध्यान से देखिए। तो गैस इन अ सिलेंडर इज एट अ प्रेशर पी, तो प्रेशर पी पर एक गैस है और मासेस ऑफ द ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि सारे के सारे जो मास है ना उनकी वैल्यू 1/3 हो गई है। अरे मतलब पहला मॉलिक्यूल है उसका मास हो गया m/3, मतलब मान लो m1/3, दूसरे का हो गया m2/3, तीसरे का हो गया m3/3। लेकिन ईमानदारी से देखा जाए तो ये जो सिचुएशन है केटीजी के अंदर, हम लोग उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स लेते हैं ना सब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स लेते हैं, आइडेंटिकल। इसका मतलब सबका मास सेम है, तो m1 m2 m3 नहीं है, सबका मास m करके है, तो सबको m/3 कर देना है, ठीक है। So all the molecules का mass has been made 1/3 of the original value और स्पीड को डबल कर दिया गया। Then find the resultant pressure। तो लोग बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट प्रेशर क्या रहेगा। रिजल्टेंट प्रेशर, मास को 1/3 कर दिया है और स्पीड्स को डबल कर दिया है। क्या कर दिया है? स्पीड्स को किया है डबल और मास को कर दिया है 1/3, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं 13th वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो डेटा है उसमें क्या आ जा रहा है, गिवन में क्या दिया हुआ है कि जो मास है, मास 2 इज मास 1/3, मतलब जो भी ओरिजिनल मास था ना उसका 1/3 कर दिया है। चलो ये बात तो समझ में आ गई। और फिर क्या बोला है कि पहले जो प्रेशर था P1 वो सिंपली P था, तो अब पूछा ये कि P2 क्या होगा, नया प्रेशर क्या होगा। अच्छा, स्पीड के बारे में कुछ बोला है, तो स्पीड जो है ना वो V2 वो ट्वाइस V1 हो गई है। अरे भाई देखो ध्यान से, उन लोगों ने क्या बोला है कि जो भी ये है अपना स्पीड है, स्पीड डबल कर दी गई, तो मतलब बाद में जो V2 है ना वो V1 का डबल है, ठीक है। एक तो ये समझ में आ गया। और क्या बोला है कि जितने भी मासेस हैं उसको 1/3 कर दिया गया है, तो यानी कि जो M2 है वो M1 का 1/3 है, मतलब M1/3 है, ठीक है। उन लोग बोल रहे हैं फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर, तो उनको प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर स्पीड से और मास से कैसे रिलेटेड है, तो चलिए हम लोग को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमें ये 2 फाइंड में था, अब देख लेते हैं फॉर्मूला। सो फॉर्मूला जो है वो प्रेशर का वो ये है, इट इज 1/3 स्मॉल m बाई कैपिटल V, ठीक है, कैपिटल V इंटू V स्क्वायर मीन या V मीन स्क्वायर, ठीक है, V मीन स्क्वायर। तो ये तरीका है, ठीक है, ये लिखने का तरीका है इसका, ठीक है। ये फॉर्मूला है। मैक्सवेल की जो डेरिवेशन है मैंने बहुत अच्छे से करवाई है, वन शॉट में उसको देख लेना। तो वो डेरिवेशन का जो लास्ट रिजल्ट है वो ये है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर की, ठीक है। सो P इज इक्वल टू 1/3 m/v, ये V फॉर वॉल्यूम है और वो V फॉर वेलोसिटी या स्पीड है, वो स्पीड है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब गैस का वॉल्यूम ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है,
तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं P2/P1 करूँगा, P2/P1, तो मुझे लिखना होगा 1/3, यहाँ पे होगा M2/V और V2 स्क्वायर, ठीक है, V2 मीन स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1/3 M1/V, और यहाँ पे हो जाएगा आपका V1 स्क्वायर मीन, ठीक है, V1 स्क्वायर मीन। अरे भैया स्पीड बदला है और मास बदला है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बाकी वॉल्यूम थोड़ी ना बदला है। तो वॉल्यूम जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। तो यहाँ पर अब 1/3 कैंसिल हो जाएगा, और व्हाट द हेल हैपेंड, ठीक है, 1/3 कैंसिल हो गया। उसके बाद में वॉल्यूम भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचे हैं मासेस और स्पीड्स। तो चलो मासेस और स्पीड्स की जगह पे हम लोग चीजें पुट कर देते हैं। सो P2/P1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सो यहां पर जो मास है M2 है, M2 अपॉन M1 करना है ना, अरे M2 अपॉन M1 करना है। सो M2 क्या है? M1/3 है, और नीचे पहले से M1 दिया हुआ है। अरे भाई यहाँ पे M2 है, यहाँ पे M1 है, ठीक है। तो M2 क्या था? M1/3 था। और यहाँ पे जो स्पीड्स हैं, स्पीड्स, तो उसमें क्या बोला गया कि V2 जो है ट्वाइस ऑफ V1 है, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ V1, और यहाँ पे पहले से V1 स्क्वायर है, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ V1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से V1 स्क्वायर है। अब आप बोलेंगे सर वो तो मीन स्क्वायर स्पीड है, वो कैसे डबल हो गई, क्या हो गया एंड ऑल। बेटा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट इज़ डैम ईजी, बहुत सिंपल सी चीज़ है वो, क्योंकि वी मीन स्क्वायर जो होता है ना वो ऐसा होता है। सो वी स्क्वायर मीन या वी मीन स्क्वायर जो भी है उसको ऐसा लिखते हैं अपन, V1 का स्क्वायर, फिर V2 का स्क्वायर, फिर V3 का स्क्वायर, फिर डॉट 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 Vn का स्क्वायर डिवाइड बाई n करते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। अब जब हर स्पीड डबल हो गई, अगर हर स्पीड डबल हो गई जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 2V1 स्क्वायर 2V2 स्क्वायर, है ना, फिर ऐसा सो ऑन, आगे 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 ये आता जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अपॉन n हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी में से अगर आप ध्यान से देखें तो 2 का स्क्वायर बाहर आएगा। किसका स्क्वायर बाहर आएगा? 2 का स्क्वायर बाहर आएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा सभी में से, और वापस से ये वही चीज़ बन जाएगी जो पहले थी। सो V1 का स्क्वायर, फिर V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई n। तो देखो बिल्कुल पहले ऐसा बन गया। अरे तो जो पहले था पहले जैसा ही ये वापस से बन गया, खाली 2 का स्क्वायर बाहर आ गया। अरे सब में 2 है ना, 2 का स्क्वायर बाहर आ गया। तो आपका जो ये फाइनल जो v बन रहा है ना, फाइनल v, ये पुराने वाले v का 2 स्क्वायर टाइम्स हो गया। 2 स्क्वायर टाइम्स मतलब 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे भी स्क्वायर मिलने वाला है अपने को। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे लग रहा है स्क्वायर लगाना भूल गया था, मैंने अंदर स्क्वायर लिख दिया गलती से। एक्चुअली इट शुड बिकम 4। क्या बनेगा? ये 4 बनेगा, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बनेगा, दिस विल बिकम 4। अरे स्पीड डबल हो गई है तो मीन स्क्वायर स्पीड जो है 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, ये आपको एग्जाम में लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको एडिशनली बताया कि ये कैसे आया है, ये कैसे है। अरे स्पीड डबल हो गई तो मीन स्क्वायर स्पीड तो 4 गुना हो जाएगी ना, क्योंकि स्क्वायर में है वो, ठीक है। चलिए एनीवे, सो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आने वाला है। सो अभी आपका ये M1 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो उसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। M1 कैंसिल हो गया, और V1 स्क्वायर ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। सो V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 4/3। सो P2/P1 इज 4/3, विच मीन्स P2 इज 4/3 टाइम्स P1, ठीक है। तो जो फाइनल प्रेशर आ रहा है वो इनिशियल प्रेशर का 4/3 टाइम्स है। तो देखो 4/3 टाइम्स है इनिशियल प्रेशर, क्योंकि इन लोगों ने इनिशियल प्रेशर कितना बोला है? P बोला है। अपन ने P1 बोला है, इसलिए अपने यहाँ पे P1 आया है। इन लोग ने P बोला है तो इन लोग को P आया है, ठीक है। ओके, तो 13th वाला क्वेश्चन भी हम लोग ने कर लिया। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी लोग ध्यान देते रहिए बच्चा। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग मैं जो सिखा रहा हूँ। सो ध्यान से देखते रहिए सब चीज़ों को। तो 14th क्वेश्चन पे भी हम लोग आ गए हैं। इसमें क्या बोला कि शो दैट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 टाइम्स दैट ऑफ अ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एट एसटीपी। तो इन लोग को ये साबित करके बताना है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, आरएमएस का मतलब क्या होता है बेटा? रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ऑक्सीजन की वो √2 टाइम्स ज्यादा है, √2 टाइम्स ज्यादा है। किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड का जो आरएमएस स्पीड है उससे √2 टाइम्स ज्यादा है एट एसटीपी। तो टेम्परेचर के बारे में बोला एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कौन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? अच्छा एनीवे, तब तक मैं आपको ये वाला आंसर दे देता हूं। तो कुछ लोगों ने फिगर आउट कर ही लिया होगा। सो आर जो होता है वो होता है NaKB, जहां पे Na क्या है? Na है आपका
ये एवोगैड्रोस नंबर, और के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आई होप कि दोनों की वैल्यू सभी को पता है। कौन कमेंट सेक्शन में बताएगा कि एन की वैल्यू क्या है और के बी की वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यूज कौन बताएगा? ओके, चलिए तो ये सवाल को बाद में देखेंगे। अभी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पर, सॉरी 14 पर। सो आरएमएस स्पीड कंपेयर करनी है, ठीक है। तो 14 वाला सवाल हम लोग कर रहे हैं। सो गिवन क्या है, कुछ भी गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा, कुछ भी गिवन नहीं है, खाली नाम लिया है किसका, ऑक्सीजन गैस का और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो पहले अपन लिख लेते हैं, MO2 का वेट, मतलब MO2 जो भी है वो, और वैसी MSO2 है ना, यही दो चीजें दी गई है ना, तो लोग दोनों का मॉलिक्यूलर वेट पहले लिखना जरूरी है। सो यहां पर क्या कुछ दिया कि नहीं दिया, और नहीं दिया, खाली ऑक्सीजन दिया है और सल्फर डाइऑक्साइड, बस ये वर्ड्स यूज किया है ना। तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन 16 रहता है, कितना रहता है, 16। ऑक्सीजन का जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है वो 16 ग्राम्स है। 1 मोल ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम्स, है ना। खाली मैं ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इट बिकम्स 32। अरे O2 की बात करेंगे तो 32 होता है। अरे मालूम है कि नहीं भाई बाबा, तुम लोग ने केमिस्ट्री पढ़ी है ना। सो O2 जो रहता है उसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है 32 ग्राम्स फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। अब वैसे ही जो SO2 है उसका कितना रहेगा, तो जो सल्फर है, सल्फर का खुद का 32 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का भी 32 है, तो ऑक्सीजन प्लस सल्फर मिला के हो गया 64। सल्फर डाइऑक्साइड देख रहे हैं, अरे सल्फर का खुद का है 32 और ऑक्सीजन का भी है 32 O2 का, तो हो गया 64, ठीक है। आई होप कि सभी को बेसिक केमिस्ट्री आती है एटलीस्ट। सो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट्स। अच्छा, अब एसटीपी की बात किया। एसटीपी का मतलब है कि टेम्परेचर दे दिया गया आपको 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और प्रेशर दे दिया 1 atm। 1 atm को आप लोग रफली लिख सकते हो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये रफली है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, चलिए अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज एग्जैक्ट वैल्यू। ये रफ वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ओके, एनीवे, तो आप लोग है ना बेसिकली जब भी मैं कुछ सिखाता हूं तो कॉपी पेन लेके बैठा करो। आप लोग ऐसे नहीं कि हवा में खाली बस खाली कान में हेडफोन लगाए और सुनना शुरू कर दिया, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है पढ़ने का कि अपन भी लिखते जाने का साइड बाय साइड के जो सर बोल रहे हैं वो चीज, ठीक है। चलिए, तो अभी हमको टू फाइंड किया। टू फाइंड ये है कि हमको साबित करना है कि जो रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन है एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है वो बेसिकली √2/1 है। उन लोगों ने बोला है कि ऑक्सीजन की जो स्पीड है RMS वो √2 टाइम्स ज्यादा है सल्फर से, ये साबित करना है। सो हमको एक प्रूव करना है, हमको एक प्रूव करना है। तो प्रूव, तो ऐसा आप लोग लिख सकते हो, प्रूव क्या ये, ठीक है। RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन अपॉन RMS स्पीड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज √2:1। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो स्पीड का √2:1 होना चाहिए। चलिए, फॉर्मूला क्या है, तो RMS स्पीड का फॉर्मूला जो है बच्चा मैं आपको बता देता हूं। RMS स्पीड का फॉर्मूला होता है √3RT/m0। क्या होता है, √3RT/m0। ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है इसलिए इसमें रूट आ गया। जो मीन स्क्वायर स्पीड था उसमें रूट नहीं था, देखो ध्यान से। जहां पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड लिखा होगा ना वहां पे रूट नहीं होगा, देखो किधर है, यहां पे देखते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। देखो ये क्या, मीन स्क्वायर स्पीड है, खाली खाली मीन स्क्वायर स्पीड है। तो मीन स्क्वायर स्पीड में रूट नहीं था, लेकिन जब आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल रहे हो तो वहां पे रूट आएगा। अरे नाम में ही रूट है, खाली मीन स्क्वायर बोलेंगे, MS बोलेंगे, VMS, तो मीन स्क्वायर स्पीड, तो भाई उसमें 3RT/m0 रहेगा। लेकिन जब रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलेंगे तो उसमें रूट आ जाएगा, तो यहां पे आपका रूट आ गया। चलिए, अब हम लोग सोल्यूशन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो सोल्यूशन की ओर सब लोग ध्यान देंगे बेटा। तो सोल्यूशन क्या है, सो हमें RMS स्पीड, तो अभी RMS लिखने में तकलीफ हो रही है यार बार बार, चलो फिर भी लिख देता हूँ, एक बार तो लिख ही देता हूँ आप लोग के लिए। तो VRMS O2 और VRMS SO2 इन लोग दोनों को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ऊपर रहेगा √3R और नीचे रहेगा मास ऑफ क्या। अच्छा, ये m0 जो है इसको मैं कैसे लिखूं, अभी ऑक्सीजन का भी तो O है, तो एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, O2 बाहर, ठीक है। ये लिखने का तरीका थोड़ा सही लग रहा है। ओके, अब इसके नीचे यहां पे वापस से आ जाएगा। अच्छा, TB है ना, TB है, सो TB है, ध्यान दो, √3RT अपॉन वापस से m0 है, लेकिन नीचे कौन सी गैस है, SO2 गैस है। कौन सी गैस है बच्चा, SO2 गैस है। ओके, तो अब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखिए सभी लोग। तो यहां पर जब हम डिवीजन करेंगे तो हमें देखो क्या मिलने वाला है। तो यहां पर V1/V2 लिख रहा हूं खाली शॉर्ट में, हाँ, इतना भी लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है और एक्चुअली बोर भी हो गया, आई एम वेरी लेजी।
सो V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू, अब यहां से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा मुझे बताइए फटाफट। देखिए 3RT कैंसिल हो जाएगा, अरे टेम्परेचर दोनों के लिए एक ही बोला हुआ है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, R तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो गया वो। अब क्या आ जाएगा आपके पास राइट साइड में, सिर्फ रूट आ जाएगा, रूट। तो अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर नहीं, मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, SO2 अपॉन O2, ठीक है। तो यहां पर जब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो SO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 64 और O2 का कितना है, O2 का इट इज 32। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे भैया तो क्या आने वाला है आप लोगों को, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को आने वाला है अंडर रूट 2 अपॉन 1, तो ये आ गया V1 बाई V2। सो अब वापस से मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं क्योंकि फाइनल आंसर लिखना है। तो VRMS ऑफ O2 अपॉन VRMS ऑफ SO2 इज इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन 1। सो हो गया साबित, यही साबित करना था बस। सो दिस वॉज वॉट वी वॉन्टेड टू प्रूव, ठीक है। सो आ गया ना, यही चाहिए था ना उन लोगों को कि साबित करो भाई कि ऑक्सीजन की RMS स्पीड और सल्फर डाइऑक्साइड की RMS स्पीड जो है उसका रेशियो रूट इज टू 1 है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, ठीक है। जल्दी इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो इसमें क्या बोला है कि एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की RMS स्पीड एंड हीलियम मॉलिक्यूल्स की RMS स्पीड बट STB पर बराबर होगी। समझो इस बात को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के कौन से टेम्परेचर की स्पीड और हीलियम मॉलिक्यूल की स्टैंडर्ड टेम्परेचर की स्पीड मैच होगी। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के कौन से टेम्परेचर की स्पीड और हीलियम के स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे स्पीड मैच होगी। वो कौन सा टेम्परेचर होगा, मतलब ऑक्सीजन का वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे उसके मॉलिक्यूल्स की RMS स्पीड और हीलियम की स्पीड एट STB मैच होगी, ठीक है। तो ये सवाल है और यहाँ पे लोगों ने वैल्यूज पहले से दे दी हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज दिया हुआ है कि मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। तो ऑक्सीजन का 32 है, जैसे पहले हम लोग देख चुके हैं, और हीलियम का 4 है, ठीक है। सो ऑक्सीजन का 32 है, हीलियम का 4 है। तो चलिए आ जाते हैं 15th वाले क्वेश्चन की ओर, सभी लोग ध्यान देंगे बेटा। सो गिवन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, सीधा सीधा हीलियम में डायरेक्टली लिख देना 4 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज सिंपली 32। अब टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, वो अपने को निकालना है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ हीलियम दिया हुआ है पहले से, तो उसको मैं एक काम करता हूँ ऊपर लिखता हूँ। सो टेम्परेचर ऑफ हीलियम दिया हुआ है विच इज STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन है। सो ये हो गया। अब और क्या दिया है, सो इन लोगों को चाहिए क्या, इन लोगों को बस खाली टेम्परेचर चाहिए बस, है ना। और RMS स्पीड सेम होना चाहिए दोनों का। तो RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड RMS स्पीड ऑफ व्हाट, हीलियम मस्ट बी द सेम। तो ये दोनों चीजें सेम होना चाहिए। तो ये हो गया गिवन, ये हो गया आपका टू फाइंड। अब आ जाते हैं फॉर्मूले पर, ठीक है, फॉर्मूले पर आ जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला RMS स्पीड का तो आप सभी को पता ही है कि VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाई M0। तो यहाँ पे मैं M0 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सोल्यूशन में दो RMS स्पीड को कंपेयर करना है। सो VRMS ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 3RT ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको डिवाइड किससे करना है, VRMS ऑफ हीलियम से। तो अंडर रूट ऑफ 3RT ऑफ हीलियम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम। समझ में आ रहा बच्चा, अरे करता है कि नहीं अरे सगळ्यांना। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस। सो यहां पर अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। सो पहले तो सबसे बेसिक चीज वो ये है कि इसको कैंसिल करो, किसको, इसको कैंसिल करो, बिकॉज हम लोगों ने बोला सेम है। और जब दोनों चीज सेम है तो भैया 1:1 आ जाएगा ना सिंपली। तो फिर इसको लेके आओ इधर, उसको लेके आओ, मतलब उसको इधर ही रखो, उसको इधर ही रखो, इसको इधर लेके आओ। सो दोनों चीजें आमने सामने आ जाएंगी। अच्छा आप लोग बोल रहे हैं कि सर पहले वो 3RT वो सब कट तो कर दो, चलो ठीक है काट देता हूँ। सो 3R कट गया, यहाँ से भी 3R कट गया। ओके अब आगे देखिए, तो ये चीज को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। सो अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम, ठीक है। अच्छा इतना डिटेल में नहीं लिखता हूँ अभी, सिर्फ MHE लिखता हूँ, ठीक है। MHE इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ क्या है, ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है।
अब यहां पर रूट हट जाएगा, जाहिर सी बात है दोनों बाजू से, तो रूट भी कैंसिल हो गया, तो रूट भी हमारा अब कैंसिल हो चुका है। अब आगे से फिर टेम्परेचर ही कंपेयर करना रह गया, मतलब ऑक्सीजन का टेम्परेचर निकालना, ऑक्सीजन का। अबे रूट को काट दो, बे रूट को काट दो, सिंपली रूट गया। सो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम। सो टेम्परेचर ऑफ हीलियम दिया हुआ है 273 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 32 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम दिया हुआ है 4। सो 4 8 जा 32। सो अब यहाँ पे 8 आ गया, अब 273 को खाली 8 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करते बैठी हूँ, तो उसको मैं फटाफट जो है कैलकुलेटर से इसको मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 273 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये आपका आ गया 2184 केल्विन। सो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी 2184 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे जाके जो आपका हीलियम है और ऑक्सीजन है उसकी स्पीड मैच करेगी, मतलब हीलियम का 273 रहेगा और ऑक्सीजन का 2184 रहेगा। तो ऑक्सीजन के 2184 पे जो स्पीड है वैसे हीलियम की स्पीड है 273 पर, ठीक है। चलो ये हो गया। सो ये वाला सवाल भी हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देख सकते हैं हम लोग 284 केल्विन। आते हैं 16th क्वेश्चन पे। काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस चैप्टर में, सो उसको फटाफट फटाफट टैकल करते हैं। आगे क्या बोला है, कंपेयर द, अच्छा ये जो आरएमएस वाले हैं ना बहुत सेम टू सेम सब लग रहे हैं। ये वाला करूँ कि नहीं करूँ, कि आप लोग को होमवर्क दे दूँ? देखो मॉलिक्यूलर वेट्स दिए हुए बराबर 2 और 32 और फिर टेम्परेचर भी दिया हुआ है। अच्छा ये 127 नहीं लेंगे आप लोग क्या करेंगे बेटा, लिख लो टेक्स्ट बुक में, इसको 127 में 273 ऐड करो। अबे सेल्सियस में नहीं लेंगे, किस में लेंगे, केल्विन में। केल्विन स्टैंडर्ड है अपना, केल्विन स्टैंडर्ड है, तो 127 नहीं लेना है, कितना लेना है 400। वैसे ही 227 नहीं लेना है, इसमें 273 ऐड करो, तो ये लेना है आपको 300। तो उधर 400 आ गया, इधर 300 आ गया, ठीक है। बाकी कंपेयर करना आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, करके दिखा दूं? चलो ठीक है, मैं गिवन 2.7 नहीं लिखता हूँ, फटाक से 1 सेकंड में कर देता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 16 है। सो आरएमएस स्पीड ऑफ किसका चाहिए, हाइड्रोजन का चाहिए ना, और किसका चाहिए, हाँ यार हाइड्रोजन और क्या चाहिए भाई, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन। ओके, अंडर रूट ऑफ, सो यहाँ पर अपने पास रहेगा 3R टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, 3R टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो यहाँ से जो अपना 3R है फटाफट कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अपने पास अंडर रूट में क्या आ जाएगा, सो MO ऊपर चला जाएगा, सो MO इंटू TH और यहाँ पे रहेगा MH इंटू TO, ठीक है, MH इंटू TO। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन सभी को मालूम है 32, हाइड्रोजन का सभी को मालूम है 2। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है इन लोगों ने, हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ देखो, हाइड्रोजन का दिया हुआ है कितना, ये था ना हाइड्रोजन का 127 दिया है, 127 मतलब 400 400 केल्विन में 400 है। अरे भैया टेम्परेचर इन केल्विन इज टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस में 127 है, 273 ऐड करते क्या हो जाएगा 400। अच्छा और नीचे है 300, ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा 2 जीरोस फटाफट काट दो, तो ये 2 जीरोस कैंसिल, अरे हाँ क्या ना भाई, तो 2 जीरोस कैंसिल हो गए। ओके, अब यहाँ पे इससे काटो तो ये 16 बन जाता है, कितना बन जाता है 16, 16, ठीक है। इसको कट करो तो यहाँ पे आ जाएगा 16 आ जाएगा 16, तो ये 16 हो गया, ऊपर 4 है तो 16 4 का 64 हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 64/3 हो जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट है 8, तो 8/√3, दिस इज द आंसर। सो V of H2 अपॉन V of O2 is nothing but 8:√3. I hope you guys have understood this very basic problem. So ये वाला आंसर हमारा आ गया, ठीक है। देख लो यहाँ पे 8:√3, that was damn easy। 17th वाले पे आते हैं। Find the kinetic energy of 5000 cc. What do you mean by cc? कौन बताया कमेंट सेक्शन में बेटा, what is cc? cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको प्यार से आम भाषा में ml भी बोलते हैं, मिलीलीटर, क्या बोलते हैं मिलीलीटर, ml। तो cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है 5000 सीसी गैस का। 1000 सीसी मतलब होता है 1 लीटर, कितना होता है 1 लीटर, तो ये 5 लीटर गैस है। तो गैस 5 लीटर है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड है, प्रेशर भी स्टैंडर्ड है, बस ठीक है। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, लोग काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं ऑफ द गैस। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मैं बता देता हूँ आप लोग को, बहुत सिंपल है। तो 17th क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमारे को गिवन क्या क्या है बेटा, क्या क्या गिवन दिया हुआ है बेटा। सो गिवन में दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर है, टेम्परेचर हो गया 273 और स्टैंडर्ड जो प्रेशर है
स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है, वो कितना है 1.013 इंटू 10⁵ मैंने आपको क्या बोला था, नियर अबाउट इसको 10⁵ ले सकते हैं, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अरे देखो ना 1 से कुछ ज़्यादा बड़ा थोड़ी ना, 1.013 है ना, तो सिर्फ 10⁵ ही इसकी वैल्यू। एनीवे टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, चाहिए क्या इन लोगों को? अच्छा वॉल्यूम भी दिया है 5000 सीसी, सो वॉल्यूम इज 5000 सीसी, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, और जिसका मतलब सिंपली 1000 सीसी होता है लीटर, 1 लीटर, तो 5 लीटर हो गया, ये 5 लीटर हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो लीटर होता है ना वो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो वॉल्यूम भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, प्रेशर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और आपका टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। समझिए सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स में आ गए। अब हम लोग देखते हैं कि टू फाइंड में क्या बोला है। टू फाइंड में बोला है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। सो के ऑफ गैस चाहिए, गैस की काइनेटिक एनर्जी चाहिए। फॉर्मूला क्या है? सो फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज सिंपली 3/2 PV, 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम। आई होप कि सभी को ये याद है। पूरा का पूरा मैंने वन शॉट में सिखाया हुआ बेटा, थियरी वाले, थियरी वाला वन शॉट देख लो तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से बेटा समझ में आने लगेंगी। ओके, सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फटाफट गैस का कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 3/2 का मतलब आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, 1.5 रहता है, बट ठीक है जाने दो, कैंसिल करने का काम आएगा। प्रेशर लिख दिया 1.013 इंटू 10⁵, और वॉल्यूम हो गया 5 इंटू 10⁻³ तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये 1 का तो कोई खास रोल है नहीं, 5 है और ये 1.5 है, तो 5 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 7.5 आता है, 7.5 से थोड़ा ऊपर आने वाला आंसर। अरे 5 इंटू 1.5 करेंगे, 5 इंटू 1.5 क्या आता है, 7.5 आता है ना भाई, तो 7.5 से ऊपर आंसर आएगा। और ऊपर से देखो पावर्स भी है, 10⁵ की पावर है और यहाँ पे 3 है, कैंसिल होकर 2 की पावर बचेगी, मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो सिर्फ 7.5 नहीं आएगा, 750 कुछ आएगा। समझ में आ रहा है, 750 कुछ आएगा। सो देख लेते हैं कितना आ रहा है आंसर। सो आप देख सकते हैं कि देखो 759.8 आ रहा है, हो गया ना 750। अबे 760 ही तो आ रहा है, मैंने ओरली किया ना बच्चा, तो 759.8 इसका आंसर है। अरे ये 10⁻² लिखा है, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 759.8 ही होगा ना, हाँ क्या ना, 759.8 होगा। तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा है मेरे पे, देख लो इधर यहाँ पे, इसको मैं कैलकुलेटर से करके फटाक से दिखा देता हूँ 1 सेकंड के अंदर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/2 मतलब 1.5, हाँ याद रखो। सो ये आ गया अपना कैलकुलेटर। सो कैलकुलेटर में डाल दिया मैंने 1.013 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो कितना आ रहा है 7.5975। तो इसको राउंड ऑफ करके हम लोग ने 7.9598 कर दिया है। कितना कर दिया, 7.598, और पावर्स 10⁻², और आंसर आ गया जूल में। दैट्स इट, इट वाज डैम इजी प्रॉब्लम। अबे तुम्हें पढ़ो तो सही, फिजिक्स इज टू इजी, पढ़ो तो सही, कम से कम मेहनत तो करो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं फटाक से। सो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल पर केजी एंड पर, बहुत सारा इसमें पर दिया हुआ है बाबा, किधर है, पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर 127 दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 32, आर की वैल्यू दिया है, एवोगेड्रो नंबर दिया है, ये सारी चीजें दिया है। तो ये 3 चीजें हमको निकालने के लिए बोला है कि पर किलोमोल कितना रहेगा, पर केजी कितना रहेगा, पर मॉलिक्यूल कितना रहेगा। तो 18th वाला क्वेश्चन हम लोग फटाफट देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, फिर मैं गिवन टू फाइंड नहीं लिख रहा हूँ बेटा। सो ध्यान से देखिए। सो काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इसका फॉर्मूला याद रखना 3/2 RT रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना होता है, 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज 3/2 RT। अब अगर मैं इसी चीज को ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेसिकली 1000 मोल हो जाता है किलोमोल। क्या हो जाता है, किलोमोल। तो उनको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल चाहिए। तो पर किलोमोल के लिए 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे हाँ क्या ना। सो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, अरे भैया ये मोल है ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या बन जाएगा, किलोमोल। तो ये किलोमोल बन चुका है। तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल जो आ रहा है हमें, आ रहा है 1000 इंटू 3/2 RT। तो चलो निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे 1000 मतलब 10⁻³ हो गया, 3/2 का मतलब हो गया 1.5, आर की वैल्यू सभी लोग जानते हैं 8.314, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर दिया है 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब 400 केल्विन अपॉन किलोमोल। ठीक है, तो उसको तो कोई मतलब नहीं है, खाली बस वो यूनिट है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 4 के साथ जो 2 जीरोज हैं, वो 2 जीरोज इसी के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10⁵ हो जाएगा, 10⁵।
अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये है 8.3, है ना, 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो 8.3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, सो 8 4 32 तो ऐसे ही रहता है, 32 मल्टी, और ये तो ऊपर से थोड़ा सा बड़ा भी है ना, 8 से थोड़ा बड़ा है, तो लगभग ये कितना हो रहा है मालूम है, 35 के आसपास हो रहा है, जिसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया 50, 50 के आसपास, मतलब 50 इंटू 10⁵ या 5 इंटू 10⁶ आ रहा है, 5 इंटू 10⁶ अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है। अरे अप्रोक्सीमेट आंसर बोल रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट आंसर नहीं बोल रहा हूँ। सो ये आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10⁶। चलो देख लेते हैं आंसर क्या दिया है। सो आंसर दिया 4.9 इंटू 10⁶, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अरे आंसर दिया 4.9, मेरा भी 5 आ रहा है, अरे मैं ओरली कर रहा हूँ भाई, तो ओरली उतना ही आंसर सही आएगा, बस उससे ज़्यादा सही नहीं आएगा। तो चलो एग्जैक्टली अगर देखना चाहते हैं आप लोग तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली इसका आंसर है कितना। सो हम लोग जो है कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर में देख लेते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। सो कितना आ रहा है 49.884, सो 49.884 जो कि बन जाएगा 4.98 इंटू 10⁶ जूल पर मोल, जूल पर किलो मोल, ठीक है, जूल पर किलो मोल। सो ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल का आंसर, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल का आंसर आ गया, ठीक है बच्चा, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये 18th हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं 19th वाले क्वेश्चन पे। तो जो 19th वाला क्वेश्चन उसमें क्या दिया है ध्यान से देखेंगे। सो 19th वाला जो क्वेश्चन, एक सेकंड 18th का बाकी है यार, बाकी है, रुको भावनाओं में बह गया था मैं। सो 18th वाले का भी और पार्ट बाकी है। ओके, सो क्या बाकी है उसको देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट ही हुआ ना, खाली ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में क्या निकालने बोला है, काइनेटिक एनर्जी पर केजी निकालने बोला है। सो काइनेटिक एनर्जी इनको चाहिए पर केजी चाहिए, कितना पर केजी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी पर केजी, बेटा ध्यान से देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर केजी चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो रहती है वो रहती है 3/2 RT, और केजी अगर आपको चाहिए तो आपको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। सो मॉलिक्यूलर वेट से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर वेट से हमको डिवाइड करना चाहिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक सेकंड ना, यहाँ पर अपने को क्या कुछ और वैल्यूज दिए क्या, नहीं खाली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन दिया हुआ है 32, और कोई भी जानकारी खास दी नहीं गई है, ठीक है। एक सेकंड। तो अभी जो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग लिखते हैं ये किस में लिखते हैं, ग्राम्स में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो 3/2 RT की वैल्यू है, 3/2 RT ये जो वैल्यू भी होगी उसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 32 ग्राम से, लेकिन ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10⁻³ से, तब जाके वो केजी में कन्वर्ट होता है। तो अब ये प्रॉपर केजी में कन्वर्ट हो चुका है, इसको समझिए। अरे काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम उनको चाहिए ना, अरे ये उनका सवाल है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम जो होती है, काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम वो 3/2 RT/m0 होती है, तो ये पर ग्राम हो गया, लेकिन अब आ रहा है पर केजी में। सो काइनेटिक एनर्जी पर केजी जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे ग्राम को कन्वर्ट करके केजी में लिखना होगा, 10⁻³ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे -3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये फिर से बन जाएगा 3/2 RT × 1000 डिवाइड बाई 32। अब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये पिछले उसमें आप निकाल चुके हो, यहाँ पे निकाल चुके हो, तो यहाँ पे वैल्यू निकल चुकी है। ये वैल्यू कितनी आई थी अपनी, कितनी आई थी ना, 1000 से मल्टीप्लाई करके, इट वाज दिस मच, 4.98 × 10⁶। तो 4.98 × 10⁶ आई थी, कितनी आई थी, 4.98 × 10⁶ आई थी, बराबर है कि नहीं, अरे हाँ क्या ना बच्चा। तो 4.98 × 10⁶ हमें मिला था। अब इसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं किससे, 32 से डिवाइड करने वाले हैं, किससे डिवाइड करने वाले हैं, 32 से। सो देखते हैं 32 से डिवाइड करने का आंसर क्या आता है। सो 4.98 डिवाइड बाई 32 कितना आ रहा है, 0.155625 है ना, तो 0.15562 यही आ रहा है ना, करेक्ट। और इंटू 10⁶ आ रहे हैं, 10⁶ आ रहे हैं। तो ये हमारा जो आंसर आया ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1556.2 इंटू 10⁻² जूल, ऐसा हमारा आंसर आ रहा है। टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया बहुत ही घटिया और वाहियात दिया हुआ आंसर, सो इसको काट के आप लोग यहाँ पे वाहियात लिख सकते हैं। ये आना चाहिए आपका 10⁵ आना चाहिए। सो ये टेक्स्ट बुक को देख के मुझे जो है वो शेट्टी भाई का डायलॉग याद आता है कि कब तक तेरी गलतियों का टोकरा लेके मैं अपने सर पे घूमूं। तो इस टेक्स्ट बुक ने इतनी मिस्टेक्स की हैं कि इसकी गलतियां सुधारते सुधारते मैं परेशान हो चुका हूँ।
सो ये बहुत ही घटिया और वाहियात आंसर है, इसका आंसर 10⁵ में आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हम लोग को वही आंसर है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 10⁵ है, अरे बेटा उसको मैंने पॉइंट शिफ्टिंग कहाँ की है, पॉइंट शिफ्टिंग करेंगे तो अपना भी वही आंसर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 1.5562, तो 1 2 3 3 नंबर को शिफ्ट कर रहा हूँ ना राइट में, तो 3 पावर बढ़ेगी ना, तो 10⁵ जूल, दैट्स इट। सो ये जो है आपका आंसर हो गया सेकंड वाले का। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले पे आते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। सो नेक्स्ट जो है थर्ड वाला, इसका पार्ट थर्ड वाला, वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल था, पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो पर मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, देखो ये तो हो गया आपका 3/2 RT और डिवाइडेड बाय Na क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल है, 3/2 RT क्या है, पर मोल है, लेकिन एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है, एक मोल में है Na मॉलिक्यूल्स, कितने, Na एवोगैड्रोस नंबर, तो Na मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो। सो 3/2 RT डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, एक सेकेंड, 6.022, तो 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देना है, तो आंसर अपना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का। अच्छा 3/2 RT का कुछ आंसर था ना अपने पास, यहाँ पे था ना आंसर, देखो काइनेटिक एनर्जी पर मोल में अपन ने निकाला था ना ये। सो 3/2 RT का आंसर अगर ये 1000 से हटा दूं, सिर्फ 1000 हटा दूं ना, तो आंसर अपना क्या आ रहा है मालूम है, ये आ रहा है ना, यहाँ से 1000 हटा दो तो 49.88 इंटू 10⁻2 आएगा, 49.88 इंटू 10⁻2 आएगा। अरे 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10⁻5 है भाई, सो मैं 1000 हटा रहा हूँ, सो 49.88 इंटू 10⁻2 आएगा, और नीचे लिखा है 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 6 8 48 होता है, तो आंसर 8 इंटू समथिंग समथिंग आने वाला है, 8 इंटू 10⁻21 ऐसा कुछ आंसर आने वाला है। लेट्स चेक द आंसर ऑफ द टेक्स्ट बुक। सो 8 इंटू 10⁻21, यू कैन सी दैट्स अ परफेक्ट आंसर। सो कितना आंसर दिया हुआ वही मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली, 8.282। सो 8.282 इंटू 10⁻21 जूल। अरे ये 23 है बेटा, तो ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा, और 2 -23 करेंगे तो कितना आएगा, -21। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर, दैट्स इट। तो ये वाला आंसर खत्म हो गया। इट वाज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन एंड इट वाज मतलब इट हैड वेरी नाइस आंसर्स। सो आंसर्स बहुत जबरदस्त हैं इसके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टेक्स्ट बुक ने काफी सारी मिस्टेक्स की हैं, तो उन मिस्टेक्स पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आते हैं अभी हम लोग 19th वाले पे आते हैं, ठीक है। सो 19th वाले पे आ जाते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे 19th वाले क्वेश्चन पे। सो 19th वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 मिनट में एक ब्लैक बॉडी कितना एनर्जी रेडिएट करेगा, ये सवाल पूछा गया है, और उसका एरिया दिया हुआ है, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है और एरिया दिया हुआ है। सो टेम्परेचर इज गिवन, एरिया इज गिवन। सो टेम्परेचर कितना दिया भाई ब्लैक बॉडी का, 227 डिग्री सेल्सियस। 227 में 273 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 500 केल्विन। सो 500 केल्विन इसका टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का, और एरिया दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया इज गिवन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बिकॉज स्टैंडर्ड नहीं है, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो तो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर है, 10⁻2 मीटर है। कितना है, 10⁻2 मीटर, और स्क्वायर है तो 10⁻4 हो जाएगा। सो 100 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। सो एरिया आ गया, टेम्परेचर आ गया। स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही सिंपल है, 5 6 7 8। अबे याद करो ट्रिक, 5 6 7 8, ठीक है। तो 5.67 इंटू 10⁻8 कितना है, 5.67 इंटू 10⁻8। सो 5.67 इंटू 10⁻8, सो जूल मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन। सो जूल अपॉन MSK, ठीक है, जूल अपॉन MSK ये इसका यूनिट है। चलिए तो ये आ गया आपका, एरिया आ गया, टेम्परेचर आ गया, स्टीफेंस कांस्टेंट आ गया। अब ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी रेडिएट करती है, ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी रेडिएट करती है, उसका एकदम सिंपल फॉर्मूला है। सो इट इज Q/T इज इक्वल्स टू Q/T। सो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू, ये आ जाता है आपका सिग्मा A T⁴, दैट्स इट, ये इसका फॉर्मूला है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये था आपका गिवन टू फाइंड में, यही था कि भाई कितना एनर्जी पर सेकंड, अच्छा पर सेकंड नहीं पूछा है ना, पर मिनट पूछा है, ये याद रखना, पर सेकंड, अच्छा पर मिनट पूछा है, तो ये याद रखिए, ये पर सेकंड का फॉर्मूला है। अबे पर सेकंड का फॉर्मूला ही, तो मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो अपने को उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। अरे 1 सेकंड में इतना एनर्जी निकल रहा है तो 60 सेकंड में ज्यादा निकलेगा ना, 60 से मल्टीप्लाई करना है। लॉजिक जरा दिमाग में रखो, 60 से डिवाइड मत कर देना गलती से। सो यहां पर अगर मेरे को पर मिनट निकालना है, सो एनर्जी पर मिनट, तो मुझे इसी नंबर को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, ठीक है। अब सिग्मा जो है वो है 5.67 इंटू 10⁻
-8। अरे सब लोग भाई ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप तुम सिग्मा बॉय, तो तुम लोग सिग्मा नाम सुनते ही सिग्मा सिग्मा चिल्लाने लगते हो, पहले सिग्मा का मतलब समझो। सो 5.67 × 10⁻8, और यहाँ पे ए क्या है 100 × 10⁻4 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना है 500, सो 500 है। और अच्छा वो रेस टू 4 है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस टू 4। और उसके बाद 60 से मल्टीप्लाई करना, 60 से। चलिए तो मैं पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, बाद में कैलकुलेटर से कर लेंगे। तो ये तो 5.67 ही रहेगा भाई। और यहाँ पे जो 100 × 10⁻4 है, ये सिंपली 10⁻2 बचेगा। कितना बचेगा? 10⁻2 बचेगा, वो पावर ही बचेगी। और ये 10⁻8 है, ये भी पावर है खाली, मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो यहाँ पे 2 0 है, तो 2 0 को रेस टू 4 करोगे ना तो वो 8 0 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 8 0। सो 10⁻8 हो जाएगा। अरे ये 10⁻2 है ना, अबे 2 0 बोले तो क्या है, 10⁻2 है ना, रेस टू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻8 हो जाएगा, तो वो हट गया। और 5 रेस टू 4 आ जाएगा। 5 5 होता है 25, वापस से 5 5 से 25, तो 25 × 25 करेंगे तो 625 आ जाएगा, तो 625 आ गया। और यहाँ पे 60 लिखा है, जिसको मैं प्यार से लिख दूंगा 6 × 10⁻1। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जा रही हैं। 10⁻8 और 10⁻8 सीधा सीधा कैंसिल हो गया। वैसे ही जो ये -2 है और वो 1 है, उसमें से बचेगा सिर्फ -1 बचेगा। कितना बचेगा? -1। तो ये और ये भी कैंसिल होगा, तो 10⁻1 ही रह जाएगा सिर्फ। बाकी पावर जो उसको अपन मतलब बाकी जो नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नंबर्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, 625 है, 6 है और 5.67 है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया आपका 625 मल्टीप्लाइड बाई कितना है? 6 मल्टीप्लाइड बाई 5.67, सो 21262.5 आ रहा है। 21262.5, 212 एक सेकेंड, 2162.5 था ना, शिट मैंने कैलकुलेटर हटा दिया। 2126, एक सेकंड, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर देख लो रे बाबा, ठीक है 2126.25, 2126.25 ये इसका आंसर आ रहा था, राइट, करेक्ट। हम लोग को ऐसा आ रहा था, लाइक दिस, इस तरीके से आ रहा था, इंटू 10⁻1 जो अपना है वो। और इसी को अगर मैं थोड़ा सा सुधार के लिखूं, पावर हटा दूं, तो दिस विल बिकम 2126.25 बस। तो इतना आ जाएगा जूल पर मिनट। सो एनर्जी एमिटेड पर मिनट, दैट्स द आंसर, दैट्स अ फैंटास्टिक आंसर। ठीक है, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, सो क्यू बाई मिनट। सो पर यूनिट टाइम का ये वाला अपना आंसर आया। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ जूल लिखा है, चलेगा, वैसे जूल पर मिनट लिखना चाहिए, बट इन लोग ने क्या क्वेश्चन में जब बोल दिया कि पर मिनट कितना निकल रहा है वो बताओ, तो यूनिट में अगर मिनट नहीं भी डाला तो चलेगा, मतलब क्योंकि पूछा ये ना कि पर मिनट में कितनी एनर्जी निकल रही है, सिर्फ एनर्जी बताना है। ठीक है, चलिए एनीवे, अब आ जाते हैं 20 वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला कि एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस। एक इलेक्ट्रिक फर्नेस है, फर्नेस बोले तो भट्टी, भट्टी भट्टी पता है ना, अरे तंदूरी रोटी जिसमें बनाते हैं उसको बोलते हैं भट्टी। वैसे ये दारू की भट्टी होती है, ईंट की भट्टी होती है। आपने देखा रहेगा कि गांव में वो बड़ी बड़ी सी चिमनी लगी रहती है, उसमें धुआं निकलता रहता है, तो दैट इज ईंट की भट्टी। सो इलेक्ट्रिक फर्नेस, सो एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट अ रेट ऑफ 20 वॉट्स। तो 20 वॉट, तो वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, तो इतना एनर्जी पर सेकेंड निकल रहा है। और टेम्परेचर इतना है फर्नेस का। हम लोग बोल रहे हैं एरिया ऑफ द होल कितना रहेगा, तो चलो एरिया निकाल लेते हैं। तो 20 वाले क्वेश्चन पे आ जाइए फटक से। सो 20 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे। अपने गिवन में क्या है, गिवन में है एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि Q/T दिया हुआ है। अरे Q/T दिया हुआ है सिंपली, तो कितना दिया, 20 वॉट दिया, 20 वॉट। चलो 20 वॉट दिया, ये हो गया। और टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस दिया है 727, तो 727 डिग्री। अरे भाई पावर क्या होता है, एनर्जी यूज पर टाइम, है ना, एनर्जी यूज पर यूनिट टाइम। तो पावर का फॉर्मूला लिखा है मैंने, और पावर का यूनिट होता है वॉट, तो वॉट दिया था ना 20 वॉट। ठीक है, सो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। और टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको मैं 273 ऐड कर दूंगा, सो आंसर बन जाएगा केल्विन में। ठीक है, सो केल्विन में कितना आ जाएगा, ये केल्विन में आ जाएगा कितना, 1000 हो रहा है ना, 1000 हो रहा है, 1000 केल्विन। चलो केल्विन भी आ गया। उनको एरिया चाहिए, दे वांट टू फाइंड द एरिया। स्टीफेंस कांस्टेंट दिया हुआ है 5.67, कितना दिया है, 5.67 इंटू 10⁻8 जूल पर मीटर सेकेंड केल्विन। एरिया चाहिए, सो दिस इज टू फाइंड। फॉर्मूला क्या है, सो यहां पर इलेक्ट्रिक फर्नेस है, रेट है, ये दिया, ये दिया, हाँ ठीक है, कुछ ज्यादा बोला नहीं है, तो सिंपली वो स्टीफेंस का लॉ यूज करिए।
तो इट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम या क्यू बाई टी इज सिंपली क्या रहता है, सिग्मा ए टी पावर 4 रहता है, सिग्मा ए टी पावर 4। हाँ क्या ना बच्चा, तो अपने को एरिया निकालना है। सो एनर्जी पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय सिग्मा टी पावर 4। सो एनर्जी पर यूनिट टाइम दिया हुआ है 20, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸ ठीक है। और टेम्परेचर की वैल्यू दिया हुआ है 1000। सो 1000 मतलब 10⁻³ और रेस टू 4 करना है अपने को, तो वो तो सीधा सीधा 12 हो जाएगा, 12। सो वो तो पावर है, उसको छोड़ दो। सो 20/5.67 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी 1/, ये तो पावर तो आएगी, 12 आएगी, 12 में से ऐड किया तो बचेगी 4 पावर बचेगी, ठीक है। सो बस सिर्फ 20/5.67 अपने को करना बाकी है। 20/5.67, 20 डिवाइड बाई 5.67 कितना आ रहा है, 3.5273। सो 3.5273 ये एरिया का आंसर आ रहा है इंटू 10⁻³ सॉरी 10⁻⁴। बस ये इसका आंसर है। कुछ रह तो नहीं गया इसके अंदर, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लो। वेयर इज दैट टेक्स्ट बुक। सो टेक्स्ट बुक में कितना दिया हुआ है देखो, 3.5 इंटू 10⁻⁴। परफेक्ट ही आया ना, 3.5 हम लोग का 3.5 है ना, हाँ है ना, 3.5 इंटू 10⁻⁴। चलिए तो एरिया आ गया हमारा, परफेक्ट आ गया एकदम आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 क्वेश्चन पे। अरे मैंने एक्स्ट्रा डिजिट्स लिखे हैं, एक्स्ट्रा लिखने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा डिजिट्स हैं वो। आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन पर। 21 क्वेश्चन कहाँ है भाई, बहुत सवाल दिए हैं यार चैप्टर के अंदर, इतना तो चैप्टर के अंदर कंटेंट नहीं है जितने के सवाल है। सो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया, ध्यान से देखिए। एमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर दिया हुआ है ना, एमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर दिया हुआ है कितना, 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड, मतलब डायरेक्टली क्यू बाई टी का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, क्यू बाई टी का वैल्यू दिया है। फिर अच्छा किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब अपने को है ना पूरा क्यू बाई ए टी का वैल्यू दिया है। अबे यूनिट को देखो, किलो कैलोरी हीट का यूनिट, सेकेंड टाइम का यूनिट, मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट, तो अपने को क्यू बाई ए टी का पूरा वैल्यू दिया हुआ है, क्यू बाई ए टी का। अरे अपने पास फॉर्मूला क्या था रे बाबा, अपने पास फॉर्मूला था क्यू बाई टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी पावर 4, लेकिन हम लोग ने क्या किया मालूम है, क्यू बाई ए टी का पूरा वैल्यू दे दिया डायरेक्टली, 0.05 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो सेकेंड इसका हो गया, पर मीटर स्क्वायर इसका हो गया, तो ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है। उनको चाहिए क्या, उनको चाहिए कितना हीट निकला, कितना हीट रेडिएट हुआ 20 सेकंड के अंदर, तो 20 सेकंड के अंदर कितनी हीट रेडिएट हुई। सो एरिया दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर और टाइम दिया है 20 सेकंड, तो हमने वो क्यू निकालना है। सो दे आर आस्किंग अस क्यू, कि क्यू क्या है, तो क्यू निकाल लेते हैं फटाक से। सो क्यू इज डैम इजी। सो कैसे निकालेंगे, सो क्यू बाई ए टी की वैल्यू दी हुई है अपने को, और ए और टी भी दिया हुआ है। अरे हाँ क्या ना भाई, सो क्यू बाई ए टी का एक नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं प्यार से आर। क्या रख देते हैं, आर। सो एमिसिव पावर जो है वो आर हो गई, आर। सो अब आर की वैल्यू दिया हुआ है, और आर होता है क्यू बाई ए टी, लेकिन मुझे चाहिए क्यू, तो क्यू हो जाएगा आर ए टी, रैट। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रैट, तो हीट क्या है, रैट है, क्यू इक्वल टू आर ए टी। सो आर की वैल्यू दिया 0.05 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एरिया है 0.02 मीटर स्क्वायर, और टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो यहां से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चा, ये देखो, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जो भी आंसर आएगा किलो कैलोरी में आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये होता है 5 2 10, 10 हो गया, तो 10 तो गया, 20 आंसर इसका। अरे आंसर 20 किलो कैलोरी के आसपास है, मतलब वो पावर्स अगर मैं देखूं तो पावर्स मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन 20 या 2 इसका आंसर है, ठीक है। सो लेट्स चेक, तो देखो दिया है ना 0.2 किलो कैलोरी, अरे 20 या 2 बोले तो मतलब 2 से रिलेटेड आंसर है भाई, तो 0.2 किलो कैल इसका आंसर है, दैट्स इट। सो Q इक्वल्स टू 0.2 किलो कैल। अरे इट वाज डैम इजी। अरे मेरे भाई लोग ने क्या बोला है, एमएससी पावर का वैल्यू बोला है ना। अब एमएससी पावर होती क्या है मालूम है, ये होती है Q बाई 80 होती है, तो Q बाई 80 का वैल्यू दिया हुआ है, यूनिट देख के तो पहचानो, यूनिट देख के तो पहचानो। सो Q बाई 80 की वैल्यू ही दिया हुआ डायरेक्टली, और एरिया का वैल्यू दिया है, T दिया है, उन लोगों ने Q पता करो। सो एरिया दिया है, T दिया है, तो मैंने इसको R बोल दिया, और R का फॉर्मूला लिख दिया Q बाई 80। अब A भी है, T भी है, और R की वैल्यू भी है, तो Q निकल जाएगा, ठीक है। चलिए एनीवे लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या दिया, ध्यान से देखेंगे। कंपेयर द रेट्स ऑफ एमिशन ऑफ द हीट बाय ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट 727 एंड 227, ठीक है।
तो इन लोग बोल रहे हैं कि रेट ऑफ एमिशन कंपेयर करो, है ना, रेट ऑफ एमिशन कंपेयर करो। कब कंपेयर करो? जब दो बॉडीज का टेम्परेचर कितना है, 727 है और 227 है, एंड दे आर सराउंडेड बाय एनक्लोजर एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी दिया है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट? तो अब याद रखना, सुनो, कंपेयर कब करना है मालूम है? जब सराउंडिंग भी, अब सराउंडिंग जब आ जाती है ना तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो Q बाई AT का फॉर्मूला अब हो जाएगा आपका सिर्फ सिग्मा T पावर 4 नहीं रहेगा, सिर्फ सिग्मा T पावर 4 नहीं रहेगा, पहले था। अरे ये पहले था, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर की बात नहीं हुई थी तब ये फॉर्मूला था भाई, Q बाई AT था सिग्मा T पावर 4, लेकिन अब सराउंडिंग की बात की गई है तो ये चेंज होगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट लग जाएगा T⁴ माइनस T⁴4, ये इसका सही फॉर्मूला है। जब बात सराउंडिंग की करें तो ये भी लग जाता है, ठीक है, ये भी लग जाता है। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस। बल्कि इतना ही नहीं होता है, और एमएससी पावर भी रहती है, बट ब्लैक बॉडी है तो एमएससीवीटी भी रहती है, ई स्मॉल ई, बट ब्लैक बॉडी है तो उसकी एमएससीवीटी 1 है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। एनीवे, सो ये हो गया, ठीक है। तो अब कंपेयर करना है, तो चलो इसको नाम प्यार से दे देते हैं R, वापस पहले ऐसा। तो अपने को R1 बाय R2 करना है। क्या करना है? R1 बाय R2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्मा T1 पावर 4 माइनस T0 पावर 4, और नीचे आ जाएगा सिग्मा T2 पावर 4 माइनस T0 पावर 4। याद रखना कि ये T1 T2 होगा, लेकिन वो T0 ही रहेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर तो एक ही है ना दोनों के लिए, ठीक है। चलिए एनीवे, तो यहाँ से ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया। अब दोनों के रेट्स कंपेयर करना है हमको। यहाँ पर पहला टेम्परेचर कितना दिया हुआ था? 727। तो 727 में अगर मैंने 273 मिलाया तो बन जाएगा 1000 मतलब 10⁻3। और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दिया हुआ था? सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 में 273 मिलाओगे तो 300 बन जाएगा। 300 कितना बन जाएगा? 300 मतलब 3 × 10⁻²। चलो ये हो गया, डिवाइड बाई नीचे टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 227 में 273 अगर मिलाया तो ये बन जाएगा आपका 500 मतलब 5 × 10⁻² माइनस 3 × 10⁻²। सेम है ना, ये तो ये वाला पार्ट सेम है। तो अब R1 बाय R2 कितना आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। सो 10⁻12 ये हो गया, और ये हो गया आपका 3 3 9, और फिर 3 3 9, फिर मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 81 हो जाएगा। सो 81 × 10⁻8। नीचे क्या आ रहा है? सो 5 का आ जाएगा 625, अरे 5 × 5 × 5 × 5 625 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10⁻8 माइनस 81 × 10⁻8, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये चीज़ें थोड़ी सी अटपटी सी हैं, काफ़ी डिफिकल्ट है इसको सॉल्व करना डायरेक्टली, तो लॉग बुक से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को, ज़िंदगी को आपकी आसान बना सकूँ। तो 10⁻12 है उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा 10,000, यानी कि 4 0 इधर ले लिए तो बचेगा 10⁻8। वैसे ही यहाँ पे माइनस 81 करना पड़ेगा, और दोनों का 10⁻8 बाहर लेना पड़ेगा। 10⁻8 बाहर आ गया, बेटा समझ में आ रहा है। और नीचे 625 माइनस 81 और 10⁻8 दोनों में से बाहर, तो वो 10⁻8 दोनों का कैंसिल हो जाएगा, दोनों का 10⁻8 कैंसिल हो गया। अब आपको 10,000 माइनस 81 करना है और 625 माइनस 81 करना है। ओके, सो यहाँ पे R1 बाय R2 जो देखोगे उसमें क्या बच रहा है? 10,000 माइनस 81 कितना आ जाता है देख लेते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते। सो 10,000, कम ऑन कैलकुलेटर। सो 10,000 माइनस 81, सो 9919 आ रहा है। कितना है? 9919 डिवाइड बाई कितना था? 625 माइनस 81 कितना हो गया? 544। कितना हो गया? 544। बस अब इसको डिवाइड करते आना है। डिवाइड करने का मेरा पेशेंस इतना है नहीं मेरे अंदर, सबर, ठीक है। सो डिवाइड करते जाना है इसको, तो डिवाइड करके देखते हैं आंसर कितना आता है, ठीक है। सो उसको डिवाइड कर लेते हैं। कितना कितना था? 9919 था ना। सो 9919 डिवाइड बाई 554 है ना, नहीं 544 कितना आ रहा है? ये 18.23:1 आ रहा है। 18.23, अरे आंसर कितना आ रहा है? 18.23 हो गया ना, सामने लिखा तो है आंसर। सो 18.23:1, दैट्स इट। तो आ गया आंसर। बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन था, इसमें सराउंडिंग भी दिया हुआ था, ठीक है, सराउंडिंग भी दिया हुआ था। तो सराउंडिंग जब दिया रहेगा तो फॉर्मूला बेटा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, याद रखना, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। बल्कि फॉर्मूले में ना स्मॉल ई भी लग जाता है, लेकिन स्मॉल ई में इसलिए नहीं लिख रहा था बिकॉज ई की पावर 1 है। क्यों ई की पावर 1 है? क्योंकि ब्लैक बॉडी की बात की, जब भी ब्लैक बॉडी की बात करेंगे तो ई मतलब ई की वैल्यू, सॉरी ई की पावर नहीं, ई की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 1 रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो आई होप कि आपको ये वन शॉट में मजा आ रहा है। हम लोग फटाफट सब चीजें सॉल्व कर रहे हैं।
23 पे आ जाते हैं। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अर्थ का जो मीन टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर है वो 280 केल्विन है। हाउ विल द कर्व ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर द टेम्परेचर, फाइंड आउट द लैम्डा मैक्स इन विच द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई। अच्छा एक सेकंड, तो ये बीच का जो क्वेश्चन है ये तो थियरी क्वेश्चन है, इसको अपन एड्रेस नहीं करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे। बाकी टेम्परेचर दिया, लैम्डा मैक्स पूछा है तो वो निकाल लेते हैं फटक से, और वेन्स कांस्टेंट भी दिया हुआ है, वेन्स कांस्टेंट तो देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सो वीन्स लॉ में आता है बी बाई टी, लैम्डा मैक्स इज बी बाई टी। सो लैम्डा मैक्स निकाल लेते हैं फटाफट फटाफट। सो बी कितना दिया है 2.897, कितना दिया है 2.897 इंटू 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। अरे ये वीन्स लॉ है भाई, ये पढ़ा चुका हूं मैं, वन शॉट में देख लेना। और नीचे टेम्परेचर 280 केल्विन। अगर आप ईमानदारी से देखो तो यहाँ पे दिख रहा है कि आंसर 1 आ रहा है। अरे पावर और अलग बात है, लेकिन ये 289 है, ये 280 है, सो आंसर लगभग 1 आ रहा है ना। सो 1 के आसपास आंसर आ रहा है। और ये हो गया लगभग, मान लो कितना मालूम है, मतलब ये लोग पूछ रहे कौन से रीजन में लाई करेगा। आंसर दिया भी है कि लोग ने नहीं दिया। देखो आंसर दिया ना, 1 में दिया ना, 1 इंटू 10⁻⁵ के आसपास आंसर आ रहा है। और ये कुछ और नहीं है, इंफ्रारेड रेज है। आपको मालूम ही होगा सबसे कम, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गैमा रे। ये बात आई होप कि सभी को पता है। तो इसका जो अपने को आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.00 समथिंग, जो भी आ रहा है, एक कितना आ रहा है 1.035। अरे डिवाइड करके देख लेना भाई कैलकुलेटर से, इंटू 10⁻⁵ मीटर आ रहा है लैम्डा मैक्स का आंसर, जिसको अगर हम लोग शराफत से लिखने की कोशिश करें एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम, तो ये आपका आ जाएगा 1035 है ना, 1 2 3 और फिर 0 0। अगर मैं ऐसा लिखता हूं इसको तो मुझे यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा, क्योंकि मैंने 5 नंबर डेसिमल के लेफ्ट में ले लिया। 10⁻10 का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम, तो आपको आ गया 1 लाख एंगस्ट्रॉम। और 1 लाख एंगस्ट्रॉम, ये जो रीजन है ये इंफ्रारेड है और कुछ और नहीं है, इंफ्रारेड है। चलिए आप में से कौन कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा कि विजिबल का रेंज क्या है। तो विजिबल का रेंज क्या है, पूरा विप्योर विजिबल का रेंज क्या है। तो विजिबल का जो रेंज है वो आपका वेवलेंथ का जो शुरू होता है ना विजिबल, वो विजिबल स्टार्ट होता है आपका, मतलब रेड की बात करूंगा, रेड की, और यहाँ पे वायलेट की। तो रेड होता है 8000 के आसपास, 8000 एग्जैक्टली नहीं रहता है, 7500 रहता है। और वायलेट जो रहता है वो 4000 के आसपास रहता है, 4000 एंगस्ट्रॉम, समझ गए। तो इससे भी बड़ी वेवलेंथ किसकी रहेगी, इंफ्रारेड की रहेगी। अरे ये विजिबल रीजन है भाई, विजिबल, तो विजिबल में जो रेड है वो 8000 है, तो इससे बड़ा रहेगा ना इंफ्रारेड। और जो इंफ्रारेड की जो वैल्यूज आती हैं वो समझ लो कि 8000 9000 10,000 से लेके लाख तक भी जाती हैं वैल्यूज, लाख तक। और फिर बाकी माइक्रोवेव्स और रेडियोवेव्स की तो क्रोर्स में रहती है, क्रोर्स में, क्रोर्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, समझ में आ रहा है, क्रोर्स ऑफ एंगस्ट्रॉम रहती है। चलिए एनीवे, आई होप के सभी के भेजे में वाली बात घुस चुकी है। तो ये आ गया आपका 23rd वाला क्वेश्चन कि भाई ये इंफ्रारेड रीजन का पार्ट है। चलिए अब आ जाते हैं अगले वाले सवाल पे, 24th वाले पे आ जाते हैं फटक से। सो देखते हैं 24th वाले में क्या दिया हुआ है। 24 वाले में दिया हुआ है कि एक स्मॉल ब्लैक एंड सॉलिड कॉपर स्फीयर है जिसका रेडियस है 2.5, ठीक है। तो मतलब रेडियस दिया है स्फीयर का, तो जाहिर सी बात है एरिया भी आ जाएगा, तो एरिया तो बाद में निकाल लेंगे। इसको इवैक्यूएट चेंबर में रखा, फिर टेम्परेचर ऑफ द चेंबर भी बता दिया है 100 डिग्री, और व्हाट रेट एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड कॉपर स्फीयर टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर एट 110 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अरे तो मतलब सिंपली उसको कितनी एनर्जी दोगे तो 110 डिग्री उसका टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। यानी कि उसका टेम्परेचर मान लो 110 डिग्री है, ठीक है। तो 110 डिग्री और 100 डिग्री, ये दोनों का ये जो डिफरेंस दिया है ना, इसी से अपने को खेलना है और अपने को पता करना है कि कितना एनर्जी देना पड़ेगा पर यूनिट टाइम। अरे मतलब ज़्यादा सोचने का नहीं, ज़्यादा दिमाग चलाने का नहीं, ज़्यादा दिमाग चलाएंगे इधर ही आपका खत्म हो जाएगा ये बोर्ड्स एग्जाम। तो क्या करने का, अपने को निकालना है Q/T। क्या निकालना है बेटा, Q/T निकालना है। अब फॉर्मूला आप लोग जानते हो कि Q/T इज नथिंग बट E सिग्मा A T⁴ माइनस T0⁴। क्यों, क्योंकि चेंबर का या सराउंडिंग का टेम्परेचर भी दिया है, ठीक है। ब्लैक बॉडी के लिए E 1 हो जाता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये सिंपली 1 हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸। एरिया आ जाएगा आपका 4πr², स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। और टेम्परेचर आ जाएगा 110, 110 प्लस 273 करना रहेगा, कितना 110 प्लस 273, और ये 100 प्लस 273, तो ये हो गया 373, और ये हो गया आपका 383, ठीक है। और रेज़ टू 4 हो जाएगा बस।
तो अब हम लोग फटाफट चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 5.67 10⁻⁸ 4 पाई की वैल्यू होती है 12.56, अरे 4 इंटू 3.14 12.56 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो रेडियस कितना है, रेडियस भी दिया था ना, 0.25 दिया था, कितना दिया था, रेडियस दिया था 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 इंटू 2.5 दो बार लिखूंगा, सेंटीमीटर का लिखूंगा 10⁻², लेकिन स्क्वायर है ना 10⁻⁴, दो बार क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस स्क्वायर में है। और यहाँ पे 383 का पावर 4 और 373 का पावर 4, इतना सॉल्व करने का अपने पास टाइम है नहीं, फटाफट लिख लेते हैं यहाँ से। 383 लॉग से कैसे निकालते हैं, सारी चीजें मैंने आपको लॉग की है ना, पूरा जो प्लेलिस्ट में बना के दिया हुआ है वो वीडियोस देख लेना, हाउ टू फाइंड लॉग। चलिए 383 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, 383 मल्टीप्लाइड बाय 383 मल्टीप्लाइड बाय 383 कितना आ रहा है, काफी लंबा चौड़ा नंबर आ रहा है, 21517662 है ना। तो इसको भी कैसे लिखेंगे भाई, बहुत लंबा चौड़ा नंबर है। एक काम करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, यहाँ तक है ना। सो 215176.6 और फिर कितना बचेगा, ये 1 2 3 4 5 5 बचेगा। सो 215176.62 इंटू 10⁻⁵ माइनस, अब 373 इंटू 10⁻, इंटू 4 है ना, ये करना है ना। 373 रेज टू 4 सॉरी, 373 रेज टू 4 कितना है, ये 19356878 है ना। तो ये काम करते हैं, यहाँ तक 68 तक लेते हैं खाली, 193568.7 193568.7 193568.7 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अब ये दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी तो करना है, दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहां पर अपने पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। ओके कैलकुलेटर जी कहाँ हैं आप, यहाँ है कैलकुलेटर। सो ध्यान से देखिए सभी लोग, बहुत ही पेचीदा सा नंबर है ये, 10⁻⁵ को साइड में रख लो, उसको ध्यान मत दो। तो यहां पर 215176.62 या सिंपली 0.6, एक ही डेसिमल ले रहा हूं, माइनस कितना है 193568.7, ये आ गया, ये आया, मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इंटू 2.5, चलो ये भी हो गया 2.5 अब मल्टीप्लाइड बाई 12.56, ये भी हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई 5.67, दैट्स इट। तो 9617568 9617568 9617568 पॉइंट समथिंग इनटू पावर्स देख लेते हैं। पावर्स में क्या क्या आएगा, -8 है, -4 है, -12 हो गया, 12 तो इधर ही हो गया। 12 में से इन दोनों का जो 10⁻⁵ कॉमन बाहर निकाल लो, है ना। 12 में से 5 माइनस कर दो तो बच जाएगा -7, 10⁻⁷ बचेगा, -7। सो ये इसका आंसर आ रहा है 9617 समथिंग है ना। बहुत लंबा चौड़ा आंसर है यार, कुछ मिस्टेक भी हो सकती है कि इसमें हो गई हो। पावर सोर्स गायब करेंगे तो 9.6 हो जाएगा, 9.6, 1 2 3 4 5 6, नहीं ये हो जाएगा आपका 0.96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.96, पूरा पावर गायब हो जाएगा, 0.96 जूल पर यूनिट टाइम। हाँ तो आ गया ना, 0.96 जूल पर सेकेंड, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आंसर है। तो 0.96 कितना है बच्चा, 0.96, इट्स अ फैंटास्टिक आंसर। सो 0.96 जूल पर सेकेंड यानी कि वॉट, ठीक है, जूल पर सेकेंड का मतलब होता है वॉट। तो एकदम परफेक्ट आंसर आया है, आगे बढ़ते हैं। सो 25th वाले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, विच इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। सो यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25th क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ द स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट दिस वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ पर अगर पीक है तो टेम्परेचर कितना होगा, और अगर ये वेवलेंथ पे पीक निकल रही है तो टेम्परेचर कितना होगा, ये वेवलेंथ पे पीक निकल रही है तो टेम्परेचर कितना होगा। सो आपको ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है लिखना है T इक्वल्स टू B बाई लैम्डा मैक्स, बस ये अपना फॉर्मूला है, विच इज वेन्स लॉ। वेन्स लॉ, अरे अभी वेन्स लॉ लिखा था ना भाई थोड़ी देर पहले, इधर गया वेन्स लॉ, ये देखो। सो T को उधर लेके गया, लैम्डा मैक्स को नीचे लेके आया, बिकॉज हमको T चाहिए, हमको T चाहिए। सो सब लोग ध्यान देंगे बच्चा, ध्यान से देखिए। सो T इज इक्वल्स टू B की वैल्यू क्या है 5 पॉइंट, कितना है 5 पॉइंट, कम ऑन गॉड डैम इट, 5 पॉइंट सॉरी B की वैल्यू है 2.897 इंटू 10⁻³ 2.897 इंटू 10⁻³
3 2.897 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई लैम्डा मैक्स। और लैम्डा मैक्स कितना दिया हुआ है हमारे में? 700 दिया हुआ है, 700 नैनोमीटर। कितना दिया है? 700 नैनोमीटर। सो नैनोमीटर बोले तो कितना हो जाता है? नैनोमीटर बोले तो 10⁻⁹ मीटर्स। ठीक है, तो ये एक मैं प्रॉब्लम निकाल के दिखा दे रहा हूँ, बाकी दो तो आप लोग कर ही लेंगे। कैसे कर लेंगे? अरे खाली डिवाइड करना रहेगा लैम्डा से ना भाई, बाकी पूरा तो सब कुछ सेम टू सेम है। तो चलिए ये वाला मैं डिवाइड करके फटाफट दिखा देता हूँ आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए सभी लोग। सो यहाँ आ जाएगा आपका 2.897 डिवाइड बाई 7। वो पावर और को जाने दो। ठीक है, कितना आ रहा है ये? 0.4138 आ रहा है, 0.4138। देखो 2 0 यहाँ से उड़ा दो तो ये बचेगा -7। अब 3 और 4 उड़ा दोगे, मतलब 3 और 7 था ना इधर, -7 था, उड़ा दोगे तो 4 बचेगा, 10⁻⁴ बचेगा। सो इसका मतलब आ जाएगा 4138 केल्विन सिंपली। ये पहला आ गया। वैसे ही आप दूसरा वाला निकाल लोगे, दूसरे वाले में भी यही सेम फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है। T=B/λmax हो जाएगा, समझे? तो B की वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है और लैम्डा मैक्स में खाली लिखना है 3 सेंटीमीटर, दैट्स इट। अच्छा आंसर देख लो, 4138, परफेक्ट। सो आई होप कि आपके भेजे में सारी बातें घुसी और यहाँ जाके जो है हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। सो आई होप कि सभी लोग जो है ये बाकी बचा हुआ जो B और C पार्ट है उसको कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो भाई प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यस सर हमने इसको सॉल्व किया है। सो दैट वाज डैम इजी एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एंड प्यारा चैप्टर था, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दे दिए थे इसके अंदर, है ना। बट चलिए एनीवे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स जो है बहुत अच्छे से कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। सो आई होप कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। स्ट्रैटेजी के वीडियोस मैंने बता दिए और कैसे मेमोरी पावर बढ़ाना है उसका भी वीडियोस मैंने बना दिया है, आप लोग देख लेना। और मैंने ये भी बना दिया है वीडियो के हाउ टू बिकम जीनियस। तो वो सब आप लोग अगर वीडियोस देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सो उसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सो वेयर इज दैट? सो यहाँ पर आप लोग टाइप कर लेंगे। ये देखो अपना आ गया ना, इधर किधर गया? ये अपना इधर आ गया ना चैनल, यहाँ पे आ गया। एक सेकेंड, चैनल पे जाके वीडियोस में जाइए। वीडियोस में जाएंगे तो देखो यहाँ पर है ना, हाउ टू बिकम जीनियस दिख रहा है। तो ये वाला जरा देख लेना और ये भी देख लेना, हाउ टू मेमोराइज थिंग्स क्विकली। तो ये सब वीडियोस आप लोग के लिए बनाए मैंने, इसको देख लीजिएगा। और बाकी जो 30 दिन की स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है वो भी आपको समझ लीजिएगा 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा कि 30 दिन के अंदर कैसे करके चीज़ें आपको करनी है, कैसे करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। अभी आप लोगों को बोर्ड्स पे पूरा ताकत लगानी है। आप JEE कर रहे हो, नीट कर रहे हो, आई डोंट केयर, बिकॉज बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप किसी लायक नहीं रहोगे। 75% चाहिए आपको PCM में, तब जाके आपको JEE के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, वैसे इस साल कुछ रूल चेंज होने की बात हो रही थी, एक बार मैं वापस चेक कर लूंगा, तो शायद हुआ भी है। 75% का क्राइटेरिया का कुछ हुआ है, मैं आपको अपडेट करके बाद में एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। बट आप लोग बोर्ड में अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करो। दैट्स इट, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, सायोनारा।